मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। आई एम फ्रॉम अ, आई एम फ्रॉम ओके ऑडिबल ओके। आई एम फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान एंड आई एम फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान एंड दिस वाज़ एंड पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा उम, मेरा यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्ज़ाम में 67 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और अभी रिसेंटली आई हैव बीन एलोकेटेड टू सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ फ़ोर्स में मुझे एलोकेशन हुआ है और अभी दिसंबर के अराउंड हम ट्रेनिंग जॉइन करेंगे। तो अभी जैसा कि आपसे आपके द्वारा यूपीएससी टाइम को मैं थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है। तो मैं पहले अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर हम आपके क्वेश्चन्स और सब ले लेंगे, ठीक है? मैंने मैंने 2016 में अपना स्कूलिंग खत्म किया है। बाड़मेर में मयूर नवोदय अकेडमी मेरा स्कूल था और वहाँ से आफ्टर 12th आई जॉइन्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड आई पास्ड आउट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज इन बीएससी एंड इन 2019 आई ग्रेजुएटेड और 2019 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। तो 19 के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी और तब से अभी लंबा समय हो चुका है और अभी फाइनली 2024 में मुझे सीएपीएफ के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हुई है 67 रैंक के साथ। अभी जैसे मैं बताऊँ कि अपने बारे में तो मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और अपनी कॉलेज और यूपीएससी में एग्ज़ाम्स में रिटन में और इंटरव्यू में मेरा मीडियम इंग्लिश था। तो मेरी यूपीएससी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि 2019 के अगस्त में मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। जब मुझे याद है कि जब मैंने अपना प्रिपरेशन का फर्स्ट डे था, तब जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान्स बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब होम मिनिस्ट्री ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पर असेंबल करना शुरू कर दिया था और उसी के कुछ दिन बाद में आर्टिकल 370 का रिवोकेशन हो गया था 5 अगस्त 2019 को। तो मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि मेरे प्रिपरेशन का स्टार्ट वहाँ से हुआ और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल हटा है और एक गवर्नमेंट बनने वाली है और विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, तो इससे मैं मानता हूँ कि मुझे सफलता मिली है, इस मोमेंट पर। तो ये मेरे बारे में है, तो आपके मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स भी आए हुए हैं। मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में क्वेश्चन्स है, तो हाँ, मैंने सीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में मैंने 2022-21 से दिए हैं और सीएपीएफ में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2022 का दिया था, जिसमें मैं रिटन पास नहीं कर पाया और मेरी जो गलतियाँ मैंने उससे की थी और उससे मैंने सीख के 2023 के अटेम्प्ट में मैंने उन गलतियों को सुधारा और एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो मैं उन दोनों की गलतियों से आपको मतलब गलतियों से मैंने क्या सीखा और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, वो मैं बताऊँगा। अभी और एग्ज़ाम्स के बारे में पूछा हुआ है, तो मैंने और ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो होता है यूपीएससी का, वो भी पास किया है अभी और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी 2022 में मैं मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो अपने प्रीलिम्स होने के बाद में सीएपीएफ का एग्ज़ाम आता है और फिर मेंस होता है। तो मैं उस वक़्त एक ही रीज़न ये भी था कि मैं ज़्यादा सीएपीएफ पर ध्यान नहीं दे पाया था, अपने मेंस की वज़ह से। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चन्स हम आपके क्वेश्चन ये चैट बॉक्स में से ले लेंगे। पहले जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, मैं उन क्वेश्चन्स का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? हुँ, आपका क्वेश्चन है कि मेरी यूपीएससी जर्नी वो तो मैंने बता दिया है। 5 साल लगभग मतलब 5 साल हो गए हैं मुझे इस जर्नी में। हाँ, हम अभी बताएँगे, सभी वो चीज़ें बताएँगे, ठीक है? आप थोड़ा वेट करें और अटेम्प्ट पर क्वेश्चन है तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और चलो अगला यही सवाल है जो मेरे आगे कि आप अपना मतलब कि सक्सेस का क्रेडिट किसे देते हैं? देखो ये तो मतलब अब जब हम पढ़ते हैं तो हम मतलब सभी देखते हैं कि अब जब पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग में सोच रहे होते हैं कि हम हमारा क्रेडिट उसे देंगे, ऐसे देंगे। तो देखो क्रेडिट तो जिसको सबसे पहले तो करने वाला सब भगवान है, ऊपर वाला है। तो भगवान की आशीर्वाद से ही होता है सब। तो भगवान के आशीर्वाद से उनको लगा कि मुझे ये सफलता देनी चाहिए तो दी है। बाकी अगर हम ऐसे क्रेडिट की बात करें तो मेरे
मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स मेरे मतलब सभी के जैसे फैमिली होती है, फैमिली सपोर्ट करती है, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। बिना फैमिली सपोर्ट के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मुझे नहीं लगता कोई बढ़ पाता होगा। तो मेरी फैमिली को ही जाता है मेरे क्रेडिट तो सबसे पहले। मेरे ही दादा-दादी, नाना-नानी और सभी मेरे चाचा-चाची वगैरह बहुत बड़ी फैमिली है और फिर हम 5 भाई-बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ हम पाँचों में, तो हम बहुत मतलब वो उनका प्यार भी मेरे हमेशा साथ रहा है। तो वही सब है और फिर मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, फिर मेरे और सीनियर्स हैं जो मतलब प्रिपरेशन के दौरान मेरे सीनियर जो कुछ यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स में सेलेक्टेड भी हैं, तो उन्होंने भी गाइड किया जैसे कि मुझे सीएपीएफ एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ये भी मुझे कॉलेज के अपने मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स और सीनियर्स से ही पता चला। तो मतलब हमारी ये सभी दोस्तों वगैरह का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है और फिर जब हम लाइब्रेरी में जैसे हम पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ भी हमारे जो साथ पढ़ते हैं, दोस्त होते हैं, तो हम सभी आपस में एक-दूसरे को एनकरेज करके आगे बढ़ते हैं और यही शायद सफलता का क्रेडिट किसी एक को नहीं दिया जा सकता इसीलिए। और तो आई थिंक मैंने अपना बेस्ट समराइज़ किया है। बाकी मतलब अगर ऐसे बताने लगे तो रात ही हो जाएगी। फिर मैंने अगला क्वेश्चन है कि आपने कोई कोचिंग किया है? तो मैंने कोई कोचिंग कहीं से नहीं किया है, ठीक है? और मैंने कोई कोचिंग फाउंडेशन कोर्स कहीं का जॉइन नहीं किया है। बाकी जो अपने रिटन पेपर्स की सभी की मैंने प्रिपरेशन मैं सीएसई की कर रहा था बेसिकली, तो मेरी सारी प्रिपरेशन एक साथ हो रही थी। हम आगे आएँगे उसको कैसे सीएपीएफ के साथ अलाइन करते हैं। बाकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मैंने केजीएस का और दृष्टि का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था। आगे है आगे है कि पेपर आपका पेपर 1 की कैसे प्रिपरेशन करें? चलो हम इस पर आते हैं। तो देखो पेपर 1 में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका एक तो होता है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमें मतलब कि आगे किस रास्ते पर जाना है इसके लिए। तो प्रिपरेशन में पेपर 1 की हम बात करें तो मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें उसमें अपने जैसे कि जो हम सारा जीके पढ़ते हैं वो चीज़ें तो रहती है। जैसे कि मैं बता लूँ सबसे पहले एक तो इम्पोर्टेंट सीपीएफ के एग्ज़ाम में होता है जनरल इंटेलिजेंस जो एक सिलेबस में मेंशन है, जैसे मैथ्स और रीज़निंग। तो वो एक काफ़ी अच्छा एज दे देता है अगर हम उसको अच्छा कर पाएँ तो। तो हमारा 2023 में जैसे मैं सीएसई के प्रीलिम्स में अपीयर हुआ था वो मई में था। तो मैं उसको मतलब मैं पास नहीं कर पाया था। तो मेरे पास आगे अपना टारगेट था 2 जुलाई 2023 को ईपीएफओ का एग्ज़ाम था और अपने 6 अगस्त 2023 को सीएपीएफ का एग्ज़ाम था। तो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में भी मैथ्स और रीज़निंग अच्छा खासा आता है और इंग्लिश भी आता है। तो मैंने उसके लिए पढ़ा और इंग्लिश यहाँ पेपर 2 में और मैथ्स और रीज़निंग पेपर 1 में। तो वो मेरे को यहाँ भी उसने हेल्प कर दिया और मैंने मतलब दोनों ही एग्ज़ाम पास कर दिए, भगवान की दया से। तो जैसे मैथ्स और इंटेलिजेंस रीज़निंग का जो सीसेट्स के लिए पढ़ते हैं उन्हीं वही सिलेबस है और वही उसी तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। हमको एक चीज़ ये करनी चाहिए कि सीएपीएफ का ट्रेंड है जो मैथ्स के क्वेश्चन्स का, वो ट्रेंड हमें एनालाइज़ करना चाहिए क्योंकि आप देखोगे तो 2023 का पेपर 2000 उससे पहले के पेपर्स में और 2023 तक के पेपर्स में सबसे टफ था और 2024 का पेपर जो अभी कुछ महीने पहले हुआ है, वो देखोगे तो उस वो सबसे टफ है। तो आपको दिख रहा है एक ईयर बाय ईयर पेपर की टफनेस बढ़ती जा रही है और टफ क्या हो रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ हो रहे हैं। तो हमें मैथ्स पर पकड़ अच्छी करनी चाहिए क्योंकि 2023 में मुझे भी लग रहा था मैथ्स अच्छी है, लेकिन मैं मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन सही नहीं कर पाया था। तो हमें मैथ्स में अभी एडवांस प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर अभी आगे हम साइंस के बारे में बताते हैं। देखो, तो ये मैथ्स हो गई जो आपको सीएसई से अलग से करनी है, सीएसई के अलावा सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए और साइंस अलग से करनी है। सीएसई एग्ज़ाम में हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, जो अपने टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये ज़्यादा पढ़ते हैं और करंट की मैगज़ीन्स वग़ैरह वो सब। लेकिन यहाँ पर क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ-उठ के आते हैं लाइन से और इवन 20 से ज़्यादा क्वेश्चन्स भी मतलब 9th और 10th की एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो हमें ये 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आगे अभी अपन देखते हैं कि सिलेबस में करंट अफ़ेयर का कहते हैं। देखो मैंने करंट अफ़ेयर के लिए क्या किया
कि मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मतलब पिछले 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो उस न्यूज़पेपर ने मुझे हेल्प किया है, ऑब्वियसली किया है। बाकी उसके अलावा मैंने करंट अफ़ेयर के लिए क्या किया कि कुछ मैंने एनालाइज़ किए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, तो मुझे पता चला कि जो अपनी एक्सरसाइज़ेज़ होती है, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक्सरसाइज़ेज़ को अपन करंट से ना करके एक अपन होलिस्टिकली भी तो उन एक्सरसाइज़ेज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने सारी एक्सरसाइज़ जो अपनी आर्मी की, एयर फ़ोर्स की, नेवी की होती है, उनका किस कंट्री के साथ कौन-सी होती है, अगर आपने नोट किया हो तो 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था उस पर। तो ये एक्सरसाइज़ हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आई थिंक करंट इससे हमारा हो जाता है न्यूज़पेपर से और कुछ एक्सरसाइज़ वग़ैरह है, इनको अलग से कर सकते हैं। फिर अपना पॉलिटी रहता है। तो पॉलिटी में तो सभी एक बुक तो लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हैं, जो मैंने भी पढ़ी और उसके नोट्स-वोट्स बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी और शायद है भी नहीं। क्योंकि आप उसी में अंडरलाइन कर लो, उसी में आप कुछ मार्जिन्स में अपने एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर लो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स ऐड कर लो और अपने कमेंट्स ऐड कर लो, तो वो बुक खुद में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और आपको रिवीज़न के टाइम वही बुक पढ़नी चाहिए। उसके अलावा मैंने पॉलिटी के लिए क्या किया कि जो अपने एनसीईआरटी है 11th-12th में, वो बहुत मुझे हेल्प की जहाँ तक मुझे याद है। ऐसा और कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक एनसीईआरटी है, तो वो अपना बेस बनाने में बहुत हेल्प करती है। और एक 11th में एक और एनसीईआरटी है पॉलिटी की जो जैसे कम्युनिज़्म और अपने सेकुलरिज़्म इन सभी को बहुत इन पर एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, तो वो भी कर लेनी चाहिए हमें। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल पटेल सर के नोट्स हैं, तो उन्हीं नोट्स को फ़ॉलो किया है और वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप वो कर सकते हो और उनके द्वारा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है एक विन 23, विन 24 जो सीरीज़ चलती है, तो वो सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है आपको इकोनॉमी का करंट अफ़ेयर करने में, तो वो आपको बहुत मतलब बेनिफिट करेगी एग्ज़ाम में। बाकी और इकोनॉमी में एक सीएपीएफ में इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सीएपीएफ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली हम अवॉइड करने की टेंडेंसी रहती है सीएसई में हमारी। लेकिन यहाँ पर सीएपीएफ में हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब 3 क्वेश्चन भी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर और सीएपीएफ में अगर देखा जाए तो एक-एक नंबर में आपकी रैंक 10-10, 12-12 पीछे हो जाती है। तो एक-एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, तो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करनी चाहिए इसके लिए अलग से। आगे है हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब क्वेश्चन आता है, जैसे अभी जब हमने जीएस में इसमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी और सीएपीएफ में हिस्ट्री के क्वेश्चन्स बहुत ऐसे मतलब बाउंसर क्वेश्चन कहते हैं हम जिनको, ऐसे आने लगे हैं। तो हमको क्या करना है, सारे में से सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। हमको अपना स्कोर मैक्सिमम करना है, तो जो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, वो तो हमको गलत नहीं करने हैं, वो तो अटेम्प्ट करने ही हैं। तो मैंने हिस्ट्री के लिए क्या किया कि अपनी एनसीईआरटी होती है जो 9th नहीं अब मैंने किया था, जो अपनी एनसीईआरटी होती है 11th-12th की न्यू एनसीईआरटी उसको पढ़ा था। लेकिन उसको पढ़ने के अलावा मैंने एक और काम किया था जो अपने उसके लिए स्पेक्ट्रम जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो स्पेक्ट्रम से और एक टॉपर्स के नोट्स थे, इन दोनों से कंबाइन करके मैंने हिस्ट्री के लिए खुद के लिए नोट्स बना लिए क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे मतलब याद नहीं होता था, मतलब मैं चीज़ें भूल जाता था। तो उसके लिए मैंने कहा मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं नोट्स बनाऊँगा और उन नोट्स को मैं बार-बार रिवाइज़ करूँगा। मैंने पता नहीं कितनी बार ही अपने हिस्ट्री के नोट्स को पढ़ लिया था। तो बार-बार पढ़ के वो हिस्ट्री मेरे को ईज़िली याद होने लगी। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो ऐसे नोट्स वग़ैरह बना सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा अभी मिडेवल और एंशिएंट इन दोनों हिस्ट्री के सेक्शंस के लिए मैंने विज़न की जो मटेरियल आता है उसको देख के अपने नोट्स बना लिए थे। अपने नोट्स हमेशा हमको क्या हेल्प करते हैं चीज़ें ईज़िली मेमोराइज़ करने मेमोरी में बहुत डीप बैठ जाती है। तो हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए और हिस्ट्री के लिए तो ये चीज़ें मतलब हम कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए मैंने एक और चीज़ की थी, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बताया मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है बीएससी में। तो मेरा ऐसे कुछ एज़ सच आर्ट्स में कोई बैकग्राउंड था नहीं। तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक और बिपिन चंद्र की, इन दोनों बुक्स को मैंने पढ़ा था और फिर मुझे लगा कि मैं इन 2 में से जब मैंने प्लान बनाया था तब का दोनों में से जो अच्छे लगेंगे उससे नोट्स बनाऊँगा।
लेकिन मुझे स्पेक्ट्रम अच्छी लगी और मैंने उसी को यूज़ किया अपने नोट्स बनाने में। हिस्ट्री के अलावा न्यू एनसीईआरटीज़ का अगला क्वेश्चन है ना, तो आप मतलब मैंने भी पढ़ी है एक बार और आप भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो। पर काफ़ी बल्क की मटेरियल करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको आखिरकार चीज़ें याद करनी है। तो मैंने हिस्ट्री में मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, नोट्स को कंसाइज़ रखो और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। फिर आगे ज्योग्राफी होता है अपना सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस जैसे ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटीज़ बहुत हेल्पफुल भी है और बहुत ज़रूरी भी है। तो ज्योग्राफी में मैंने तो एनसीईआरटीज़ अपनी मतलब 6th क्लास से लेकर सारी करी थी 11th-12th तक और उनमें बाकी सारी एनसीईआरटीज़ तो इम्पोर्टेंट है, पर 11th 12th में जो है अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। फिज़िकल ज्योग्राफी में उसमें जो अपन चैप्टर बाय चैप्टर जाएँगे और अपन कोई क्वेश्चन्स भी उठाकर देखेंगे, तो कई बार हमको दिखता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से एज़ इट इज़ छप कर आया है। एनसीईआरटीज़ में से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो हमको सारे एनसीईआरटीज़ के सारे चैप्टर्स अच्छे से करने चाहिए ज्योग्राफी में तो। सभी एनसीईआरटीज़ में करने चाहिए पर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। अपने और इसमें फिज़िकल ज्योग्राफी में ये कर सकते हैं हम। इसके अलावा ज्योग्राफी में मैप्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो मैप्स में तो अब सब दीवार पर हम बड़े-बड़े मैप चिपका कर तो रखते हैं, पर हम उनको टाइम कम ही दे पाते हैं और कई बार तो महीनों हो गए हम नहीं देखते। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता ही था। पर फिर मैंने बाद में ट्राई किया कि चलो वर्ल्ड मैप जैसे है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने धीरे-धीरे वर्ल्ड मैप को एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की टाइम के साथ, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। पर मैं जैसे फ्री टाइम मिलता तो दीवार पर वो मैप है उसमें जैसे हम कन्फ्यूज़ होते हैं कुछ यूरोप में, कुछ कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो उन कंट्रीज़ को देख के मैंने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि ये कंट्री यहाँ पर है, ये कंट्री यहाँ पर है, कौन-सी लैंडलॉक है, कौन-सी बॉर्डर कंट्रीज़ है, कौन से सी पर कौन-सी कंट्रीज़ है। तो ये अपन थोड़ा टाइम के साथ होता है, एक दिन बैठ के आप मैप नहीं सीख सकते, मैप खत्म नहीं कर सकते। तो टाइम के साथ मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी मैप की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और ज्योग्राफ़ी में मैं बताऊँ तो मैंने एक जीसी लियोंग बुक आती है, उसमें से मैंने पढ़ा था और मैंने हर चीज़ के नोट्स बनाए हैं। तो मैंने ज्योग्राफ़ी के भी नोट्स बनाए थे, तो मैंने एनसीईआरटीज़ प्लस जीसी लियोंग की बुक, इन दोनों से मैंने अपने नोट्स बनाए, पर नोट्स बनाने के बाद मैंने कभी दोबारा बुक को मतलब नहीं देखा। मैंने स्पेक्ट्रम को भी दोबारा एक बार कभी पढ़ा है, उसके बाद नहीं पढ़ा और ज्योग्राफ़ी की एनसीईआरटीज़ को दोबारा कभी नहीं पढ़ा, नोट्स बनाने के बाद और जीसी लियोंग को भी नहीं पढ़ा। तो मैं नोट्स उसमें बुक में से जो अच्छी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती, वो मैं नोट्स में उतार लेता था। जैसे कि एक नो मुझे याद है जीसी लियोंग का आई थिंक पेज नंबर 114 है या कुछ है, जो अलग-अलग अपने क्लाइमेटोलॉजी पर है, क्लाइमेट्स के बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पेज लगा, तो मैंने उसको एज़ इट इज़ अपने नोट्स में काफ़ी 3-4 पेज में बना, लेकिन मैंने उसमें रख लिया। तो आप वही कर सकते हैं कि नोट्स अच्छे से बनाएँ। फिर अभी पेपर 1 में और अगर कुछ बचता है, तो ऐसे कुछ मतलब आई थिंक यही सिलेबस हो गया है, बस मैथ्स अपने को अच्छे से करनी होती है क्योंकि उसी से हमारे को क्वेश्चन हमें एज ले पाते हैं क्योंकि जनरली लोग मैथ्स को अवॉइड करते हैं, मैथ्स नहीं करते हैं। और अभी मैथ्स बहुत टफ आ रही है, तो आई थिंक आपको मैथ्स पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बाकी क्या होता है पेपर 1 में कि लोग पेपर 1 को थोड़ा ऐसे अपन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मोस्टली। तो हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम की करते हैं और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं उनको इग्नोर करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। फिर हमारे मार्क्स भी ऐसे ही आते हैं जो पीक होता है बॉर्डर पीक। तो उस पीक से कट ऑफ हमेशा इस तरफ रहती है और हम हमेशा मेजॉरिटी की जगह पर वहीं पर फँसे रह जाते हैं। तो हम कुछ मार्क्स से पेपर में मिस आउट कर लेते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं है और इवन आप मिस आउट नहीं करके पेपर बॉर्डर पर पास भी कर लें, तो भी कोई चांस नहीं है कि आप फाइनल लिस्ट में आ पाएँगे क्योंकि आपको पता है कि आपके नंबर कम है। जैसे हमारे टाइम पर मैं बताऊँ तो 110 नंबर से 114 नंबर पर पास हो गया था पेपर 1 लोगों का। अब जिनको पता है कि उनके 115 नंबर है या 120 नंबर है, तो उनको अंदर से मोटिवेशन मतलब कहीं न कहीं मुश्किल है आना कि हम कैसे करें? क्योंकि 115 नंबर पेपर 1 में होकर आप 330 या 340 का टोटल बना पाओ, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आप पेपर 1 में हमेशा अपने लिए एक एज रखें। तो मुझे पेपर 1 में मेरा एक
काफ़ी अच्छा स्कोर था, तो मैं कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट था कि मुझे पेपर 1 में अच्छा स्कोर है तो मेरा लिस्ट में कहीं न कहीं नाम तो आएगा। फिर मुझे एक अंदर से मोटिवेशन भी आ रहा था कि इतना अच्छा स्कोर है, पेपर 2 भी कंप्लीट है और अब भी अगर मैं कहीं पे लैग कर गया फिज़िकल, मेडिकल में या फिर इंटरव्यू में कोई ब्लंडर हो गया, तो मैं कितना नीचे रैंक में जा सकता हूँ या बाहर हो सकता हूँ। तो वो मोटिवेशन भी आपको पेपर 1 में अच्छा करके मिलेगा। तो अपना टारगेट यही रखिए कि पेपर 1 में मतलब 150 नंबर से भी ऊपर लाने का आप टारगेट रखिए, 150 से ऊपर मैं अभी के पेपर के ट्रेंड को देख के बोल रहा हूँ, वरना तो लोगों के 180 से ऊपर भी आ चुके हैं पास्ट में। तो कुछ गलतियाँ क्या करते हैं कि पेपर 1 में हम क्या एक क्वेश्चन जैसे मैथ्स पहले आ जाती है कई बार किसी के, तो अपन मैथ्स लेके बैठ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आपको 30 सेकंड में पता चल जाता है या चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से आगे आने आने वाले 1-2 मिनट में हो पाएगा या नहीं। अगर लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा 1-2 मिनट में, तो आपको मैथ्स में पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बचता है, तो हम दोबारा यहीं पर आ सकते हैं और अगर टाइम नहीं बचता है आगे, तो इसका मतलब है हम अभी जो इसको टाइम दे रहे हैं, आगे कोई न कोई ऐसे क्वेश्चन का टाइम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन हम टाइम देकर अच्छा कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन तो होने का चांस कम ही है। तो अब जब मैथ्स पहले आ जाती है जिसके उसको थोड़ा सावधान रहना है, कि हमें एक तो मैथ्स सबसे लास्ट में करनी है। फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसे है या उसमें आप फिर मैथ्स अपनी कैलकुलेशन अपने माइंड में लगाने बैठ जाते हैं कि ये करूँ या ये करूँ। तो वो सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का पॉइंट है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर ही। तो आप क्यों ना आगे वाले क्वेश्चन को अटेंड करके उससे 2 नंबर लें और आगे के करें और जो बच जाओ टाइम, तो आप वापस यहीं पर आ जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपको पेपर पूरा अटेंड करना है। पेपर में जो आने वाले सवाल हैं, आपको उनमें से कोई सवाल जल्दबाज़ी या ह हड़बा मतलब आपको जल्दबाज़ी में वो पेपर में ब्लंडर नहीं कर देना है कि आप आ रहा है वो क्वेश्चन ही गलत कर दो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो और अब अच्छे से सीएसई के लिए पढ़ रखा है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें साइंस है या एनसीईआरटी है, साइंस की एनसीईआरटी और मैथ्स है, रीज़निंग है, बाकी जो एक्सरसाइज़ है और डिफेंस का अलग से जो जीके है, ये आप कर रखा है आपने, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आप इस पेपर में कहीं पर भी पीछे रह पाएँगे और आप 140 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। फिर आप करंट वगैरह अच्छे से करके जाएँ, तो 150 से ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पेपर 1 पर जो मुझे कहना है। तो मेन मेरा मैसेज ये रहेगा कि डोंट गेट स्टक इन पेपर 1 और एट एनी क्वेस्शन, सेव योर टाइम। और अभी कुछ आगे जो मुझे बताना है, क्वेश्चन अगर कोई पेपर 1 में नहीं आए, तो पेपर 1 में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए मतलब वही देखो कुछ ट्रिक्स अभी जो तो सबको जैसे आती है कि वो कैन हो तो सही होगा, मे हो तो सही होगा, नेवर, नॉट ऐसे हो तो वो गलत होगा या आप ये चीज़ें हम आगे जब पीवाईक्यू डिस्कशन वाले टॉपिक पर आएँगे, तब हम ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मतलब जो कहते हैं ना आपका सिक्स्थ सेंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन्स की पीवाईक्यू में लाएँगे, तो वो सिक्स्थ सेंस डेवलप होगा। वो आपको बताएगा कि ये इसका जवाब ये होना चाहिए। तो आपको नहीं आ रहा हो तो मेरे हिसाब से मैं तो यही करता था, जो सिक्स्थ सेंस कहता था वो लगा देता था। तो वो सही हो जाता और गलत भी होते थे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या करना चाहिए आपको। तो ये तो था पेपर 1। अभी हम आते हैं पेपर 2। देखो पेपर 1 की इम्पोर्टेंस बहुत है कि पेपर 1 में ही बहुत अच्छे मार्क्स लाके आप अपना लिस्ट में नाम एंश्योर कर सकते हो। फिर आती है पेपर 2 की इम्पोर्टेंस, तो पेपर 2 कंप्लीट करके और पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स लाके, आप अपना लिस्ट में नाम एकदम पक्का एंश्योर कर सकते हो। पेपर 2 को सिर्फ कंप्लीट करना है, बाकी सब तो बाद की बात है। कंप्लीट करने से मेरा मतलब है कि पेपर आपका समय पर खत्म हो रहा है, पेपर में कोई क्वेश्चन आपने जल्दबाज़ी में अटेम्प्ट नहीं किया है और सारे क्वेश्चन्स की सारी डिमांड को आपने एड्रेस किया है। पेपर 2 में सबसे पहले अपने पास आता है एसे निबंध। तो हमें 6 में से 4 ऐसे लिखने होते हैं। आप ऐसे हैं, वो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। बाकी रिपोर्ट, आर्गुमेंट वो तो सभी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हैं, अब हम सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ तो हमको बहुत बड़े-बड़े ऐसे हम मेंस में लिखते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास काफ़ी कम रिलेटिवली शॉर्ट ऐसे होता है, तो हमें कोई वैसे तो इश्यू नहीं आता है। लेकिन इतने शॉर्ट स्पेस में हम ऐसे को अपना बेस्ट कवरेज दें,
तो हमको बहुत अच्छे मार्क्स फेच होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं एक डायमेंशन वाली अप्रोच जो हम वहाँ फ़ॉलो करते हैं सीएसई में, वही अप्रोच रखी, लेकिन मैंने इस अप्रोच को थोड़ा छोटा कर दिया कि मैं एक डायमेंशन पर बहुत ज़्यादा कमेंटरी ना करके, मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन और पैराग्राफ्स में ऐसे को अच्छे से अच्छा वाइड कवरेज दे पाऊँ। तो 6 में से आप पहले तो आप ऐसे 4 चूज़ कर लीजिएगा जब आप पेपर 2 आपके हाथ में आता है, तो कि मेरे को ये 4 ऐसे लिखने हैं। फिर आप बाकी 2 ऐसे उनके बारे में सोचिएगा मत। फिर जो 4 हैं, उनमें से आपको लिखने हैं तो आप एक रफ वर्क कर सकते हैं, जो मैं करता था। देखो ये सभी टाइम की अवेलेबिलिटी पर है। आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड कम है और रफ वर्क आपको लग रहा है कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रफ वर्क वाली चीज़ रहने देनी चाहिए। पर रफ वर्क मैं तो करता था और मैं टाइम भी मैनेज करता था। मैंने पेपर भी कंप्लीट किया क्योंकि रफ वर्क की यूज़फुलनेस ये है कि वो आपके लिए गाइड का काम करता है। वो होगा आपके पास तो आप ऐसे के बीच में फिर कहीं अटकेंगे नहीं। तो वो आपको मतलब पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको वो वर्क करना पड़ेगा, जहाँ हम ऐसे की आउटलाइन्स ड्रॉ करते हैं। मैं रफ पेज पर पीछे क्या करता कि पेपर जैसे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे कोई भी एक ऐसे है कि वुमन इन स्पोर्ट्स, तो इस पर मैं अपना पीछे लिख लेता कि मैं इंट्रोड्यूस ऐसे करूँगा और इस इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूँगा। उसके बाद में बुलेट में लिख लेता या 3-4 वर्ड्स की लाइन्स में कि सेकंड पैराग्राफ मेरा इस थीम पर होगा, थर्ड पैराग्राफ इस थीम पर होगा। तो ऐसे में पूरा ऐसे अपना 6 लाइन में मतलब ऐसे का मैं क्रिक्स लिख लेता था। फिर जब मैं लिखने आता मेरा टाइम बहुत सेव होता था क्योंकि मैं कहीं अटकता नहीं था। जैसे ही मुझे मैं देखता कि मेरा ये पैराग्राफ हो गया, आगे पैराग्राफ किस पर लिखना है, तो मैं पीछे देखता कि आगे इस पर लिखना है, आगे इस पर लिखना है। तो ऐसे मेरा ऐसे टाइम पर कंप्लीट हो जा रहा था और वही मेरा ऐसे टाइम पर कंप्लीट हो गया एक, तो ऐसे के ऐसा सेम प्रोसेस मैंने अपने चारों ऐसे में फ़ॉलो किया। तो मेरे ऐसे टाइम पर कंप्लीट हो गए। फिर ऐसे के तो ऐसे में देखो मेरे हिसाब से मैं जो बताना चाह रहा था वो यही था कि आप अपना क्रक्स पीछे ऐसे का एक आउटलाइन ड्रॉ करें और उस आउटलाइन को फ़ॉलो करें और ऐसे में बहुत ज़्यादा हार्श या नेगेटिव या बहुत ही ऐसी मतलब जितनी आप ऐसे में नेचुरल चीज़ें लिखें और कहते हैं ना ऐसे बहुत नॉर्मल और एक फ्लो में होना चाहिए आपका, जो पढ़ के ऐसे नहीं लगे कि कोई आप इधर-उधर जंप मार रहे हो और एक फ्लो बनना चाहिए ऐसे में। तो फ्लो भी आप टॉपर्स की जैसे ऐसे की नोट्स होते हैं या टॉपर कॉपीज़ होती है, तो वो देखें आप, उससे आपको पता चलेगा फ्लो क्या होता है और वो फ्लो कैसे आता है। ऐसे के बाद में हमारे पास आता है आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है कि हमें कोई भी टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि इस आर्गुमेंट इसके फॉर और अगेंस्ट आर्गुमेंट हमें लिखने हैं। तो देखो यहाँ हमको क्या अपनी पेपर 2 में काफ़ी स्मार्टनेस दिखानी होती है। पेपर 2 में जैसे मैं कह रहा हूँ 2022 में मैंने क्या पेपर 2 में के लिए कुछ स्पेशली वर्क नहीं किया था। तो पेपर 2 में स्ट्रक्चर होते हैं जैसे आर्गुमेंट्स का स्ट्रक्चर है, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर है, सभी का एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर हम फॉलो मैं नहीं कर रहा था 2022 में। तो उससे वजह से मेरे को पेपर 2 में बहुत कम नंबर आए थे। बहुत कम तो नहीं आए थे पर कम नंबर आए थे। तो मैंने इस बार 2023 में सारी चीज़ों का ध्यान रखा। तो पेपर 2 में मेरे 86 मार्क्स हैं 2024 में 2023 में सॉरी। तो उसमें आर्गुमेंट में हमको क्या लिखना होता है, एक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जो आपके पास थीम आया है ना, तो उसकी पहले तो आप 2 लाइन में इंट्रोडक्शन कीजिए, आप इंट्रोड्यूस करिए और फिर आप ऐसे लिखिए कि अपने को जैसे कि क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। तो ये हमारे 2023 में आया था। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर शुरू करते हैं कि फॉर और ऐसे करके आप डैश करके लिखना शुरू कर दें, फिर नीचे अगेंस्ट। तो ये बहुत ही ऐसा होता है ना, बहुत खराब तरीका है लिखने का और एग्ज़ामिनर को लगता है बहुत ही ये अनइंटरेस्टेड वे में आंसर लिख रहा है। वहीं आप एक अच्छा-सा इंट्रोडक्शन लिखें 2-3 लाइन में कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है या इसके बारे में और फिर आप लिखें कि एक इंट्रोडक्शन में आप पहले 4 में लिख रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं लिखता था कि आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ये पूरी एक मैं लाइन लिखता था, 1 से डेढ़ लाइन होती। फिर इस पूरी लाइन को एक बॉक्स में बंद करता था। तो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा है, उसको एफर्ट दिखना चाहिए। उसको एफर्ट दिख रहा है कि इसने पूरा एक ऐसे 4 करके नहीं छोड़ा है और ऐसे लिखा है कि मैं आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ है।
और एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें क्या बोला गया है, कई लोग ये गलतियाँ करते हैं, मैंने देखा है कि जो 4 के पॉइंट्स अगेंस्ट में लिख लेते हैं, अगेंस्ट के 4 में लिख लेते हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अब इसमें लैंग्वेज क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। तो आप इसके फेवर में लिखेंगे ना, तो आपको ये लिखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो एसेंशियल है। मतलब फूड सफिशिएंसी के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ज़रूरी है और उसके लिए लिखना है। आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग में कई बार हमारे क्वेश्चन खुद का टोन इसका टॉपिक का टोन ऐसा होता है कि हम उसके अपोज़िट में लिख लेते हैं, लेकिन हम वो अपने ऊपर हेडिंग 4 की लगा लेते हैं फेवर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इस ब्लंडर से बचना चाहिए। फिर आप जो अपने और एक ये होता है कि आप बुलेट में लिखें और मैं तो यही भी करता था कि जो एक मेन हेडिंग हो गई मेरी कि आई एम राइटिंग आर्गुमेंट इन फेवर। फिर नीचे मैं सब हेडिंग पे लगाता था कि पहला अब फूड सफिशिएंसी की में एसेंशियल है, तो एसेंशियल क्या है? तो पहला मैं लिखता था कि हमारी पॉपुलेशन साइज़ है वो बहुत बड़ी है। तो सेकंड लिखता कि हाई डिमांड। तो ऐसे करके आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो सब हेडिंग लिख रहे हैं बुलेट्स में, वो कोई एकदम अलग ही होनी चाहिए। बस आप कुछ भी लिख दो। बस एक उसको हेडिंग लिखो और अंडरलाइन कर दो कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, कोई हेडिंग है। और उस हेडिंग में आप अपना पॉइंट लिख दो। हर पॉइंट जो आप लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग भी आप बना सकते हैं, वो प्रैक्टिस से आ जाना चाहिए। तो वो चीज़ आपको एक आप देखो एक ऐसा आर्गुमेंट आ रहा है जिसमें किसी ने लिखा है 4 फिर नीचे 5 लाइन, फिर अगेंस्ट और 5 लाइन और एक किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, फिर पूरा हेडिंग लगाया, बॉक्स में बंद किया है। फिर सब हेडिंग में पहला है सब हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग ऐसे 5 आर्गुमेंट लिखे हैं। फिर नीचे हेडिंग लगाए आर्गुमेंट अगेंस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। फिर उसमें भी उसने 5 सब हेडिंग लगाए हैं। तो आप ही एग्ज़ामिनर हो तो आप किसको अच्छे मार्क्स दोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले को दोगे। तो ये ऐसा क्रिएटिविटी है जो आपको मतलब अ, काफ़ी मार्क्स आगे ला सकती है और आप देख लो जहाँ 1-1 मार्क पर 1 नंबर पर आपकी रैंक 10 से 12 पीछे हो जाती है, वहाँ 1 नंबर कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आई थिंक मैंने आर्गुमेंट की टॉपिक को एड्रेस कर दिया है पूरी तरह से। रिपोर्ट है नेक्स्ट, तो रिपोर्ट राइटिंग का भी बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है और आपको वो फॉर्मेट फ़ॉलो करना चाहिए। बिना फॉर्मेट फ़ॉलो किए आपको बहुत एवरेज मार्क्स मिलते हैं जो कि एवरेज मार्क्स किस मार्क्स दिखाने के काम आते हैं, आपको एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकते। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको उसमें आगे रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसका ध्यान रखना चाहिए। फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रिपोर्ट में एक तो फैक्चुअल होने चाहिए आपकी रिपोर्ट, आपको कुछ फैक्ट्स लिखने चाहिए। कैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें होता है ना कि अ, ए एज़ पर एज़ पर इंडियन आर्मी देयर सो मेनी टेररिस्ट्स इन्फिल्ट्रेटेड इन दिस मंथ या ऐसे करके अलिजेडली या ऐसे वर्ड्स होते हैं ना या आप कुछ भी डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ ऐसा कि 2 यंग यूथ्स वर डूइंग ऐसे करके आप लिखो और आगे लिख लो एज़ सेड बाय या एज़ सेड बाय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आपको ऐसे वो एक रिपोर्ट का आप में उसमें दिखना चाहिए कि सच में ये रिपोर्ट है। तो वो फैक्चुअली भी होना चाहिए थोड़ा और जो फॉर्मेट है वो फ़ॉलो करना चाहिए और मैंने ये रिपोर्ट और इन सभी के फॉर्मेट जैसे हिमांशु वत्स सर हैं जो यूपीएससी 2021 में है, तो उनके यूट्यूब चैनल पर सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई हुई है, तो मैंने वहीं से देखी थी ये। तो आप भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के अलावा प्रेसी अगला टॉपिक अब आता है हमारा क्वेश्चन प्रेसी। तो प्रेसी देखो ऐसा है कि आप चाहो तो उसको 4 मिनट में भी कर लो, चाहो तो उस पर 14 मिनट भी दे दो। तो वो टाइम मैंने उसको एज़ अ टाइम स्टेबलाइज़र यूज़ किया कि प्रेसी मैं सबसे लास्ट में करूँगा। टाइम बचता है तो मैं 14 मिनट में कर दूँगा, नहीं बचता है तो मैं 3 मिनट में भी कर दूँगा। और ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि लास्ट में प्रेसी के लिए मेरे पास 2 मिनट ही बचे थे। तो मैंने 2 से 3 मिनट में फटाफट प्रेसी को अटेंड किया क्योंकि जैसे आपने अभी देखा कि मैंने ऐसे में वो अपना जो गाइड के लिए रूप में जो पॉइंट्स वगैरह बनाए थे, तो उस चीज़ ने मेरा टाइम खा लिया। तो प्रेसी के लिए 2 से 3 मिनट बचे। तो प्रेसी ऐसा है कि आप मैंने क्या किया एक पैराग्राफ होते हैं, तो पहला पैराग्राफ पढ़ा, मैं ये देख लिए कि अपने को कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो पहले पैराग्राफ को हर पैराग्राफ को ऑन एवरेज वर्ड्स दे दिए। तो पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसका जो मेरे को याद रहा, उसके जितने वर्ड्स लिखने थे वो वर्ड्स मैंने लिख दिए। फिर सेकंड पैराग्राफ उसके जितने वर्ड्स लिखने थे लिख दिए। तो ऐसे फटाफट में मैंने हड़बड़ी में प्रेसी अटेंड किया था, लेकिन मेरे को प्रेसी मार्क्स अच्छे ही मिले होंगे ऑब्वियसली तभी मेरे इसमें 86 मार्क्स आए हैं। तो ये चीज़ आपको मतलब मैं मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप प्रेस सबसे लास्ट में अटेंड करें।
और क्योंकि प्रेसी में आपको एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं, जहाँ तक मैंने भी सुना है कि कितना भी अच्छा प्रेसी कर ले, उसको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। तो जहाँ मार्क्स एवरेज ही मिलने हैं, वहाँ टाइम ज़्यादा देने से कोई नहीं है। प्रेसी के बाद कॉम्प्रिहेंशन रहता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप क्वेश्चन जो पूछे होते हैं अंदर, तो आप क्वेश्चन को मतलब स्पेस खाली मत छोड़िए, कॉम्प्रिहेंशन में नंबर तो मतलब ऐसे ही जो मैं फ़ॉलो किया है, जो मैंने सुना है वही मैं बता रहा हूँ और उसने वर्क किया है, तो आप भी उसी को फ़ॉलो कर सकते हैं कि आप स्पेस खाली नहीं छोड़ें और जो पूछा गया है ना, उसका अपने वर्ड्स में आंसर करें, ना कि पैसेज में से। हालाँकि क्वेश्चन ऐसे थे कि सीधा उत्तर मिलेगा भी नहीं पैसेज में और आपको सीधा उठा के लिखना भी नहीं चाहिए और अपने पैसेज पढ़ना पड़ेगा आपको बार-बार और फिर उसको पढ़ के आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे आपको अपने वर्ड्स में आंसर करना होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में भी आप ज़्यादा टाइम ना खाइए, बार-बार पैसेज पढ़ने के चक्कर में आपको कई बार टाइम है वो टाइम एक रिसोर्स है और वही आपको सिलेक्शन दिलवाता है इसमें, पेपर 2 में मार्क्स दिलवाता है। तो आप प्रेसी और पैसेज ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें आप अपना टाइम ऐसे उड़ते हुए टाइम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ अच्छे मार्क्स ला भी नहीं पाएँगे। तो आप प्रेसी में तो बचाने का तरीका मैंने बता दिया है और पैसेज में भी आप टाइम बचाएँ। बचाने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि आप पैसेज में भी जैसे ज़्यादा मोर देन एवरेज मार्क्स तो नहीं आते हैं, तो आप पैसेज को बार-बार पढ़ने का जहाँ तक ज़रूरी लगे, वहाँ तक पढ़िए, फिर आप अपना आंसर अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिख के आगे बढ़ जाइए। ये हो गया पैसेज का। फिर जो कॉम्प्रिहेंशन है फिर आगे जो चीज़ें आती है जैसे एक इंग्लिश ग्रामर भी और आती है ना, तो इंग्लिश ग्रामर भी मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने क्या किया था कि अपने 2 जुलाई 2023 को मेरा ईपीएफओ का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए इंग्लिश मैंने पढ़ी थी अच्छे से, तो वो इंग्लिश ने मेरे को हेल्प किया इसमें और इंग्लिश 25 नंबर की आती है और वो बहुत फैक्चुअल भी होती है, तो आप उसमें मतलब अपने मार्क्स एकदम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपको मतलब पेपर 2 में और तो कहीं ज़्यादा सर्टेनिटी है नहीं, सर्टेनिटी एक ही है कि आपने पेपर पूरा अटेंड किया है, ये तो आप लाएँगे ही। साथ ही साथ आप इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एक अपने माइंड में बना सकते हैं कि मैं कहीं-कहीं लोगों से अलग हूँ और लोगों से आगे हूँ कि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मेरे इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे इंग्लिश में, जैसे मेरे 25 में से 17 मार्क्स आ रहे थे इंग्लिश में। तो ये एवरेज मार्क्स कह सकते हैं। तो मेबी इस वज़ह से मेरा स्कोर थोड़ा कम हो 86 पर रहा हो, पर सॉरी पर आप इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो आप पेपर पेपर 2 में 100 अगर पेपर 2 पर हमारी बात हो चुकी है, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, हम कमेंट्स लेंगे, ठीक है? कमेंट्स में से देख के हम लेंगे, मिस्टेक्स पे भी बात करेंगे, सभी बात करेंगे, ठीक है? तो पेपर 2 में देखो वही है टाइम मैनेजमेंट इज़ द बॉस ऑफ पेपर 2 जहाँ आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा, एक भी क्वेश्चन छूटा मतलब आपसे पेपर छूटा है। कैसे कहते हैं ये इसने कैच नहीं छोड़ा है, इसने मैच छोड़ा है। जब क्रूशियल मोमेंट पर कोई कैच छोड़ देता है, तो आप वही चीज़ अपनाइए कि जब पेपर 2 में भी आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो आपने अपना मैच छोड़ दिया है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। घड़ी में मैं बहुत सालों से घड़ी पहन रहा हूँ अपनी। मैं घड़ी ऐसे ही पहनता हूँ, एक आदत रख ली है कि मैं टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है और जब एग्ज़ाम में जाता हूँ, तो मेरी घड़ी मैं खोल के आगे रख लेता हूँ और हर चीज़ का मेरे पास टाइम मेरे माइंड में हमेशा चल रहा होता है कि मेरे पास इतना टाइम बचा है, अब इतना टाइम बचा है। तो लास्ट में प्रेसी के लिए भी 2 से 3 मिनट थे वो मैंने बचाए थे कि अब मेरे को प्रेसी अटेंड कर देना चाहिए। तो वो घड़ी का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपने अटेंड करने हैं सारे क्वेश्चन पेपर 2 में और सारे क्वेश्चन फॉर नेमसेक अटेंड करने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको प्रॉपर टाइम देके अटेंड करने चाहिए सारे क्वेश्चन्स और आप फ़ॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ जाओ, 150 से ऊपर जो कि मैंने बता दिए हैं, इन सभी रिसोर्सेज़ को अच्छे से फ़ॉलो करें और मैं पेपर 1 में एक चीज़ बताना रह गया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना नहीं आ सकते 150 मार्क्स, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के लिए मैंने क्या किया, वो बताता हूँ। एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को मतलब 28 टू 29 इयर्स का वो पूरा कलेक्शन है और वो है भी सब्जेक्ट वाइज़ तो उनको अ, उनको सब्जेक्ट वाइज़ क्वेश्चन भी दे रखे हैं और पीछे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होती है। तो उससे बेस्ट सोर्स आई डोंट थिंक सो
कि कोई है मार्केट में। तो आपको वो बुक ज़रूर लेनी चाहिए और उससे आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के जो उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सीएपीएफ एग्ज़ाम में इसमें भी आप सीएसई के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और सीडीएस के भी आप साइंस के और जैसे जीके के, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को एनालाइज़ करना वो खुद में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। आप ऐसे सिर्फ़ क्वेश्चन को एज़ नॉलेज सोर्स लेके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं होगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ऐसे पढ़िए कि आप एग्ज़ामिनर के माइंडसेट में जाने की कोशिश करिए। हम कमेंट लेंगे, ठीक है ना? हम थोड़ी देर में कमेंट लेंगे। एक बार मेरे जो क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, वो हम पूरे कर लेते हैं। तो हम कहाँ थे कि स हाँ, सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। तो उनको एनालाइज़ कैसे करना है कि आप एग्ज़ामिनर का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब वो क्वेश्चन अभी देखो ये चीज़ ऐसी है कि मैं जो चीज़ मुझे खुद को महीनों में मिली है, मैं वो यहाँ आपको बैठ के 2 मिनट में नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बुक लाइए, प्रीवियस ईयर पे देखिए और उसको क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन में कौन-सा ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन गलत कैसे बनाया गया है और सही है जो वो सही कैसे बनाया गया है। वही जो कैन, कुड वाली चीज़ें थी ट्रिक वाली, वो हमने कहा था ना आगे आएँगी, तो वो मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो यूट्यूब करोगे आप तो मिल जाएगी यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कि डेटा गलत होता है और जैसे साइंस के क्वेश्चन्स में मोस्टली जो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस वगैरह होती है, तो वो मोस्टली करेक्ट होती है, तो ये चीज़ें तो आपको वहाँ मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, वो ब आपको मोस्टली हेल्प करती ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखोगे तो आपको उनको देख के और अच्छे से पता चलेगा कि ये सच में ये चीज़ें इतने सालों से काम कर रही है, तो अभी भी करनी चाहिए। कहीं-कहीं पे लोग कहते हैं कि अभी ये ना ये ट्रिक्स के फेल हो रही हैं या ऐसा नहीं हो रहा है। देखो एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्कोप कम हो रहा है, लेकिन स्कोप कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लग नहीं रही है। वो अभी पेयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे सीएसई में, तो उनके पेयर वालों के ऑप्शंस है ना, वो जो स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स में वो क्वेश्चन लग रही है। आपको याद हो तो एक सम करके क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ कि सम रैबिट्स आर हर्बीवोर या सम ऐसे क्वेश्चन है। तो सम क्या है? एक लूज़ वर्ड है, इसका मतलब कि इसको करेक्ट बनाया गया है। तो ऐसी चीज़ों से आप देखिए और आगे बढ़िए। तो ये रहा पेपर 2 के बारे में कि फुल अटेंड कीजिए। अभी आगे देखो पेपर 1 और 2 पास कर लिया है आपने तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। और अभी जैसे 24 का रिज़ल्ट आ चुका है तो आपने पेपर 1 और 2 पास करके रिटन का स्टेज पास करके अभी आपका फिज़िकल मेडिकल आने वाला है। तो मैं फिज़िकल की बात करूँ तो मेरा फिज़िकल 16 दिसंबर को था, जो सीआईएसएफ नोएडा में था। फिज़िकल ऐसा स्टेज है कि अ, मैं फिज़िकली फिट था हमेशा से तो मुझे ज़्यादा रनिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और अ, लॉन्ग जंप जो था, वो सबके लिए एक चैलेंज होता है और मेरे लिए भी चैलेंज था। तो हमको आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ कि हमारे को फिज़िकल में एक तो स्प्रिंट होता है 100 मीटर का, फिर 800 मीटर का रन होता है। फिर हमारे को लॉन्ग जंप करना होता है, जो होता है अराउंड 11.5 पर हम 12 फीट का ही 12 फीट का मान के उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर शॉट पुट होता है। तो लॉन्ग जंप और शॉट पुट में हमको 3-3 चांस मिलते हैं। मुझे याद है 2023 में हमारा जो फिज़िकल था वो पहली बार था कि शॉट पुट में 3 चांस मिल रहे हैं, उससे पहले 1 ही मिलता था। तो आप फिज़िकल की प्रैक्टिस ऐसे देखो प्रैक्टिस तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी जहाँ पे आप रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में आप रनिंग की हमारी क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अ अ, अपने को कुछ टाइम पहले अपना फिज़िकल की डेट का वेट मत करिए और आपको जैसे अभी आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप फिज़िकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए और की है तो कंटिन्यू रखिए। शुरू में बहुत पेन होता है, शिन पेन होता है दौड़ने पर, टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आप शुरू में टारगेट को लेकर मत चलिए और आप शुरू में ये कोशिश रखिए अपनी कि आपको स्टैमिना डेवलप करना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बहुत धीमी स्पीड में, बहुत धीमी जैसे चल रहे हों उस स्पीड में भी आप जॉगिंग या रनिंग कीजिए। तो उससे आपका कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैमिना डेवलप हो जाएगा।
फिर धीरे-धीरे आपको लगे कि अब मुझे ब्रीथलेसनेस नहीं होती है और मैं टाइम लगा सकता हूँ अभी, तो आप ऐसे ग्राउंड पर जाइए कहीं पर। जैसे मैं जयपुर में था अपने फिज़िकल के टाइम, तो फिज़िकल की प्रिपरेशन मैंने जयपुर में केएल सैनी स्टेडियम और चित्रकूट स्टेडियम में करी। तो इनमें स्टेडियम्स में क्या होता है, 100 मीटर, 800 मीटर के स्टैंडर्ड्स होते हैं। टारगेट ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, ये चक्कर 400 मीटर का है, तो 2 बार लगाओ तो 800 हो जाएगा। तो फिज़िकल में हम 2-3 दोस्त थे और आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने बहुत फिज़िकल में, क्योंकि मेरे लॉन्ग जंप पूरा नहीं हो रहा था, तो वो हमेशा एक-दूसरे का कभी मॉर्निंग में या कभी इवनिंग में कॉल करके लेके चलते थे कि चलो, चलो प्रैक्टिस करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, और एक-दूसरे को टारगेट देके, एक-दूसरे की टाइम लगा के हमने बहुत एक-दूसरे की हेल्प की। तो एक-दूसरे के साथ की वजह से ऐसा हुआ कि हमारा सबका ही फिज़िकल पास हो गया था। तो आप किसी न किसी के अपने अराउंड आपको मिले कोई, तो आप भी उनको उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के साथ में फिज़िकल की प्रिपरेशन करें। तो आप 100 मीटर तो देखो स्टैमिना के साथ-साथ आप में स्पीड भी होनी चाहिए, तो आप टाइम में कर पाते हैं, जैसे कि हमको 16 सेकंड में करना होता है। फिर जैसे गर्ल्स को 18 सेकंड में करना होता है शायद। फिर 800 मीटर के लिए तो आपके पास स्टैमिना होना चाहिए, और एक चीज़ जो मुझे बाद में पता चली अपने दोस्तों से कि 800 मीटर में आगे जाकर जैसे एक राउंड हमने 400 मीटर का कर लिया, या व्हॉटएवर कि 400 मीटर हम रन कर चुके हैं। फिर आप अपना स्पीड एवरेज स्पीड में आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर जैसे आपका 700 मीटर हो गया है ना, तो लास्ट में 100 डेढ़ 100 मीटर का एक बार फिर से स्प्रिंट सा मार दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे फिज़िकल टाइम में क्या हुआ था कि आपको अराउंड 100 से 150 मीटर जब बचता है ना लास्ट में, तब वो आगे जो सर होते हैं, जो कमांडेंट सर या जो आपके फिज़िकल को ओवरसी कर रहे हैं, तो वो काउंटडाउन स्टार्ट कर लेते हैं कि 50, 49, 48 सेकंड्स का। तो जब वो शुरू हो रहा है, तो आप एक बार ऐसे सोच लीजिए कि ये आपके ज़िंदगी का ऐसे एक मोमेंट है, जिस मोमेंट पे आपने एनर्जी लगा दी, तो उस तरफ आप ऑफ़िसर हैं, और नहीं लगा पाए, तो इस तरफ आप एस्पिरेंट बन के रह जाएँगे। तो ऐसे लगा कि आप वो 800 मीटर के हो गए, थक जाते हैं। तो थके हुए हों तो भी आप उस 100 मीटर में स्प्रिंट मारिए, और स्प्रिंट मार के और जब 800 मीटर खत्म हो रहा है, वहाँ जाके आप भले ही गार्डन में उसमें लेट जाएँ, आराम कर लें 5 मिनट, कोई इश्यू नहीं है। तो आप जिनके लिए टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है 800 मीटर, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। बाकी जो आराम से कंप्लीट कर पा रहे हैं, उनके लिए तो कोई इश्यू है नहीं 800 मीटर में। फिर अपना 100 मीटर और 800 मीटर के बाद आता है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में आप प्रैक्टिस कीजिए, और डेली प्रैक्टिस मत कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि शूज़ में करें या बिना शूज़ के करें। देखो, मैंने दोनों ट्राई किया था, तो मेरे को तो शूज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि बिना शूज़ के करते हैं तो शिन पेन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी हो रहा था रनिंग की वज़ह से, और जब मैं बिना शूज़ के जंप कर रहा हूँ तो पैरों में बहुत दर्द होता था। तो आई थिंक शूज़ के साथ करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं जब फिज़िकल में लॉन्ग जंप के लिए हम बात कर रहे थे, तो आप लॉन्ग जंप के लिए भी स्टेडियम जाइए। देखो, हार्ड ग्राउंड पे लॉन्ग जंप प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि इंजरी-विंजरी करवा देंगे आप, और 10-15 दिन ऐसे ही लेटा रहना पड़ेगा फिर। तो वो चीज़ बहुत नुकसान देती है। तो आप अच्छे ग्राउंड में जाइए और वहाँ पर लॉन्ग जंप की प्रिपेयर कीजिए। हमेशा आपके आस-पास ऐसे जैसे एसएससी, सीपीओ वाले वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे ग्राउंड्स तो आपको मिल ही जाएँगे जहाँ प्रैक्टिस हो रही है। तो वहाँ जाके आप अपनी तरफ से कीजिए। अकेडमी-वकेडमी फिज़िकल के लिए जॉइन करने का मेरे को पॉइंट लगता नहीं है, बाकी तो ये इट इज़ वेरी पर्सनल डिसीज़न, आप चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक चैलेंजिंग टास्क तो लॉन्ग जंप ही है, हाई जंप हमारे यहाँ है ही नहीं। तो आप ये खुद से भी अपने दोस्तों के साथ मिलके प्रिपेयर कर सकते हैं। जब रन लेते हैं हम लॉन्ग जंप का, तो आप बहुत लंबा रन मत लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा रन लेते हैं, मैंने देखा है कई बार, फिर वो जब बाउंड्री लाइन आती है तब तक थक जाते हैं। तो आप इनफ रन लीजिए कि बाउंड्री लाइन पर आप मैक्सिमम स्पीड में आएँ, और फिर आप जंप कर लें। और कुछ चीज़ें ज जंप में ध्यान रखनी होती है कि आप नीचे लाइन को कभी नहीं देखें। आप लाइन से आधा फीट पहले ही जंप कर लो, चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने लाइन देख ली ना, फिर आपकी वो जंप सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आपका एक चांस चला जाएगा, अगर आपने लाइन क्रॉस कर दी है तो। तो ऐसा काम कभी नहीं करें, 3 चांस मिलते हैं, एकदम निडर होकर जंप करें। और वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रहती है, एकदम कैमरे में होती है सारी प्रोसीडिंग्स, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप जंप करते टाइम
बहुत मतलब लीनिएंटली लॉन्ग जंप को प्रिपेयर नहीं करें, क्योंकि यही वो इवेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को बाहर होते देखा है मैंने। तो वो बहुत आपके लिए डिसहार्टनिंग होता है कि आप इतना रिटर्न वगैरह क्वालीफाई करके, पेपर वगैरह पास करके, अब आप जंप 100 मीटर, 800 मीटर सब करके अब आप जंप में बाहर हो जा रहे हैं। तो वो डिसहार्टनिंग होता है, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और चीज़ें यही है कि आप लाइन को देखें नहीं, और अपना जी-जान लगा के जंप करें। फिर शॉट पुट में तो किसी को ज़्यादा चैलेंज है नहीं, क्योंकि शॉट पुट ईज़िली हो जाता है। तो और एक बार फेंक के चले जाओगे तो भी हो जाएगा, वहाँ भी शॉट पुट आपको पहले भी दे देते हैं कई-कई जगह पर कि आप देख लो ऐसा गोला है। तो उसके लिए ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फिज़िकल मेडिकल की बात करें तो मेडिकल तो देखो, आपको अगर चश्मा लगा हुआ है, तो आपको कहीं न कहीं से पहले प्रिस्क्रिप्शन बना के ले जाना बहुत ज़रूरी है। वो प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल जाके बनाएँ, आप कोई भी चश्मे वाली दुकान पर जाकर आपके जो नंबर है, उस नंबर का प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, या लेंसकार्ट में जाओ तो फ्री में भी बना सकते हैं। फिर अपना आगे आता है, अपना फिज़िकल पास हो गया आपके, और मेडिकल में बीपी में भी बाहर होते हैं लोग, तो वो तो अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। और आपका फिज़िकल मेडिकल पास हो गया है, तो अगेन कांग्रेचुलेशन, अब हम आ गए हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जो मैंने किया था, मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग सी थी, क्योंकि मैं उससे पहले कोई इंटरव्यू में अपीयर हुआ नहीं था यूपीएससी के। मेरा वो ईपीएफओ का रिटन क्वालीफाई हो चुका था, लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था तब तक। तो इंटरव्यू के लिए मैं बहुत एक्साइटेडली प्रिपेयर कर रहा था, सारी चीज़ें जो डेफ हम बनाते हैं, डेफ भरते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डेफ में एक होता है हॉबी का सेक्शन। अभी अपना वो हॉबी एंड इंटरेस्ट होते हैं, तो आप उन इंटरेस्ट को अपने अ, वो क्या है, एक इम्प्रेशन जमाने का मैं स्कोप देखता हूँ उसमें, कि आप उसमें बहुत जनरल सी चीज़ लिख सकते हैं। तो वो पैनल हैं इंटरव्यू वाले, उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे कि यार ये सभी लिख रहे हैं, तो वो उसको स्किप मार लेते हैं और कोई दूसरी चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। वहीं पर अगर आपने इंटरेस्ट में कोई यूनिक चीज़ लिख दी है, देखो यूनिक हॉबी तो वैसे किसी की क्या ही होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम बहुत रिलिजियसली अपनी हॉबी परस्यू कर रहे हैं, इतने साल से पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन जब आप पढ़ते-पढ़ते 4-5 साल हो गए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हज़ार टेंशन होती है, तो हॉबी तो पता नहीं कौन ही परस्यू कर पाता होगा। तो आपको वो वहाँ पर क्या हॉबी बनानी होती है कि मैं ये हॉबी लिखूँगा और इस हॉबी को मैं प्रिपेयर कर लूँगा। तो वो होता है इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी। तो मैंने जैसे एक यूनिक हॉबी लिखी थी, जो अब कहीं न कहीं मेरी हॉबी थी भी थोड़ी बहुत, और नहीं थी तो भी मैंने उसको बना लिया हॉबी, कि मैं जैसे मैंने लिखा था कि एक तो सिंगिंग इन संस्कृत और हिंदी कविताएँ, ये हॉबी। तो इन दोनों चीज़ें यूनिक थी, और दोनों पर मेरा इंटरव्यू में काफ़ी, मतलब मेरा 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला था। तो उनमें से 5 मिनट बात तो मेरी हॉबी पर ही हुई थी, 5 से 8 मिनट तक। तो फिर अपने को क्या चाहिए, जब अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर और ऐसी हॉबी लिखें आप, तो आपको पता रहता है कि इस पर क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, तो आप बहुत ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मतलब आप इंटरव्यू अपनी तरफ ले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ मेरे साथ हुई। फिर इंटरव्यू में भी मेरे सीनियर्स और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो सेलेक्टेड भी हैं यूपीएससी में, या फिर अलग एग्ज़ाम्स में भी सेलेक्टेड हैं, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे बताया, तो मैं इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर पाया हूँ। जैसे मेरा 107 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, तो आई थिंक दिस इज़ आउट ऑफ 150, तो अच्छे मार्क्स ही हैं। और अभी आपके जो क्वेश्चन्स मेरे पास आए हुए हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि ओके, आपने पूछे हैं कि इंटरव्यू का ड्रेस कोड, देखिए मैं तो क्या अपना डार्क ग्रे सूट पहन के गया था, ब्लेज़र और कोट, तो टाई भी मेरी अच्छी थी, मैं अपनी पसंद की लाया था, तो आप देख सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी ऐसे की, देखो जनरली तो जो डेफ में कीवर्ड्स वगैरह हैं, हम सीजीएल के बारे में भी बता देंगे, पर मैंने कभी सीजीएल पास नहीं किया है। तो इंटरव्यू ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड हो गया है ना, अब इंटरव्यू में प्रिपरेशन तो मैंने अपनी डेफ होता है जो उसके बारे में पढ़ा था, जो सभी पढ़ करते हैं। पर मुझे कहीं न कहीं पता था कि मेरी संस्कृत और जो अपनी हिंदी है, इस पर इंटरव्यू आगे बढ़ने वाला है मेरा। तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस भी इसी पर था, और बाकी डेफ की चीज़ें आपको पूरी डेफ से क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं।
तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डेफ में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। तो जो मुझे पता था और हुआ भी वही और उसी से चीज़ें आगे खींची और मेरा स्टार्ट भी वहीं से हुआ। तो ये तो अपनी अपनी स्किल पर है कि आप कैसे डेफ लिखते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने मेनली डेफ बेस्ड ही थी मेरी प्रिपरेशन और अलग से मैंने ये किया कि इंटरव्यू में जो अपने जो डिफेंस की जो करंट है, उसको भी मैंने पढ़ा जो करंटली जैसे उस टाइम न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था आपने रशिया-यूक्रेन वॉर तो इतने टाइम से चल ही रहा है, वो चल रहा था, इज़राइल-हमास भी न्यूज़ में था, तो इस पर दोनों पर ही मेरे पास क्वेश्चन आए थे। तो ये तो ब्रॉडली मतलब इंटरव्यू में ब्रॉडली चीज़ें पढ़नी होती है आपको और क्वेश्चन आएगा तो ब्रॉड चीज़ों पर ही आएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि सभी सेम सोर्सेज़ पढ़ते हैं, तो खुद को दूसरों से अलग कैसे बनाएँ? देखो, आपको दूसरों से अलग बनाने की ज़रूरत है ही नहीं खुद को। आपको क्या करना है कि सभी सेम सोर्स पढ़ते हैं, लेकिन सभी उन सोर्सेज़ से आए हुए क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन्स को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप सेम सोर्सेज़ सभी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, लेकिन आप उन सोर्सेज़ से आए हुए क्वेश्चन्स को करेक्ट करो एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम में कोई ब्लंडर मत करो, आप पेपर पूरा कंप्लीट करके आओ, आप पेपर में अपना प्रेज़ेंटेशन अच्छा रखो। आप सारे सोर्सेज़ को टाइम पर रिवाइज़ करो। तो अलग सोर्स नहीं पढ़ना है, बस पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए अपना और बार-बार पढ़ के अपनी वो ना आप मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। मेहनत का कोई ऐसे अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई आपने बहुत बार सुना होगा और इतनी बार सुना है तो इसमें कुछ न कुछ सच तो है तभी आप सुनते हैं। तो आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स तो इम्पोर्टेंट है ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स तो हम बात कर चुके हैं उस पर कि कैसे आपको एनालाइज़ करने हैं और वो कैसे आपको हेल्प करेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि सर्विस प्रोफाइल, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो मैं तो जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा ही गया था कि आप 5 साल हो गए आप ग्रेजुएट हुए कोई काम नहीं कर रहे, तो मैं तो कोई काम नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे पास कोई है नहीं अपना सर्विस दिखाने के लिए। आगे है कि आपने गलतियाँ कौन-सी करी थी? देखो अब मुझे 5 साल लगे हैं तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलतियाँ तो की होगी। तो गलतियाँ मैं बताऊँ तो जैसे कि पेपर 2 के जो फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट्स को पढ़ना नहीं, फॉर्मेट को फ़ॉलो नहीं करना मतलब अबाउट कॉन्वर्सली पेपर 2 को लेना और अटेंड करना। तो ये चीज़ तो आपको कहीं आगे नहीं ले जाती। वो तो टाइम गया कि जब आप बिना कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस में कुछ चीज़ें छोड़ के जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, वो टाइम कब का जा चुका है। अब आपको जो एग्ज़ाम में भी आप जा रहे हो उसका 100% आपको सिलेबस प्रिपेयर करके ही जाना होगा, तभी आप उस एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाओगे। तो मैंने जो गलतियाँ की वो यही गलतियाँ की कि मैं पेपर को टाइम पर उसमें जो फॉर्मेट सही से फ़ॉलो नहीं किया और पेपर 2 में अटेंड भी अपने 2022 के अटेम्प्ट में शायद नहीं कर पाया था पूरा अटेम्प्ट तो। यूपीएससी के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स तो पीआईबी है वो पढ़ सकते थे। मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं उसको बहुत डिसिप्लिन से और बहुत लंबे टाइम तक सीरियसली फ़ॉलो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। आगे है सिलेबस एनालाइज़ कैसे करें? सिलेबस एनालाइज़ यही करो सिलेबस में जो चीज़ लिखी हुई है, उसके लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए और उस मटेरियल से जो सिलेबस के क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन उस मटेरियल से निकलने चाहिए। तो फिर और दूसरा तरीका नहीं है। खुद के नोट्स बनाएँ या दूसरों से पढ़ें, खुद के नोट्स बनाओ ऑब्वियसली, जैसे हम बात कर चुके हैं। नोट्स पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, फिर वापस टेक्स्ट बुक की ज़रूरत लगे तो पढ़ो, अगर नहीं लगना है नहीं लगती है ज़रूरत तो मत पढ़ो। एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड बहुत पर्सनल है, आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो न्यू ही पढ़ लेनी चाहिए आपको। कब से स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने तो तैयारी स्टार्ट की थी अपने जैसे मुझे याद है कि 24 मई को मेरे कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम था और 26 मई को हम आ गए थे वापस और मतलब मई में हमारा एग्ज़ाम एंड हुआ और जून में रिज़ल्ट आया था और जैसा हमने बात की था 5 अगस्त 2019 370 रिवोकेशन हुआ था, उससे 3 दिन पहले 2 अगस्त को मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और उससे पहले मैंने कॉलेज में कुछ नहीं देखा था उस अपने मुझे कि मुझे आगे सीएसई की प्रिपेयर करनी है, इसके लिए मैं कुछ पढ़ूँ, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ, अखबार पढ़ने का ट्राई किया था न्यूज़पेपर लेकिन वो भी मतलब सस्टेन नहीं कर पाया था मैं उस हैबिट को। वैल्यू एडिशन
वैल्यू एडिशन तो आप कोट्स कुछ कोट्स जैसे अपने माइंड में बैठा के रखिए कि कुछ वेरी जनरल टॉपिक होते हैं, जैसे वुमन हो गया या सोसाइटी हो गया या साइंस हो गया, सोशल मीडिया, इस पर 1-2 कोट्स आप दिमाग में रखिए तो आपको वो हेल्प करे, तो आप लिख दीजिए। करंट अफ़ेयर पे हम बात कर चुके हैं। न्यूज़पेपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस ही फ़ॉलो किया है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें न्यूज़पेपर को एडिटोरियल हैं उसको थोड़ा आप ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा अच्छे से फ़ॉलो करिए। कई बार एडिटोरियल में भी कुछ वेरी पॉलिटिसाइज़्ड आर्टिकल आता है, उसको आप स्किप ही मार दीजिए। बाकी जहाँ आपको लगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये मेरे नॉलेज को एनरिच कर सकता है, तो वहाँ आप उस आर्टिकल को पढ़िए और बाकी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फ़ॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको हिंदू छोड़कर। न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़पेपर टॉपिक-वॉपिक के लिए अभी मैं तो मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर भी एक न्यूज़पेपर की हैबिट पड़ चुकी है मेरे को इतने साल हो गए, तो मैं वैसे ही लाइब्रेरी जाके न्यूज़पेपर लेके पढ़ लेता हूँ। तो हम न्यूज़पेपर टॉपिक के लिए मत पढ़िए, आप न्यूज़पेपर एक अपने में एक अवेयरनेस डेवलप करने के लिए पढ़िए कि चारों तरफ क्या हो रहा है। और वो अवेयरनेस कहीं न कहीं आपकी सिलेबस आपको अवेयरनेस इंटरेस्ट किस चीज़ में देगी, जो आपके सिलेबस से अलाइन्ड है। तो वही चीज़ आपको माइंड में बैठेगी, तो ऑटोमैटिकली इम्पोर्टेंट फ़िल्टर हो गए। मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है? मैंने कोई मैगज़ीन फ़ॉलो नहीं करी है एज़ सच। करंट के लिए मैगज़ीन जो पीटी जैसे पढ़ते हैं हम, वो प्रीलिम्स आने पर ही पढ़ी है, लेकिन उसके अलावा सीएपीएफ के ड्यूरेशन में मैंने कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी थी। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखो कोचिंग तो इम्पोर्टेंट तो होती है क्योंकि वो आपको टाइम बचाती है आपका और आपको उस टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करवा देती है। आपको कहीं इधर-उधर सोर्सेज़ के लिए दोस्तों वगैरह से पूछना करना नहीं पड़ता है या मतलब जब आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छे गाइड अवेलेबल नहीं हो, तो आपको कोचिंग एक सहारा देती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं कर सकते। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है और मैं बिना कोई कोचिंग के मैं अच्छे रैंक से क्रैक कर पाया हूँ इस एग्ज़ाम को, तो आई डोंट थिंक कोचिंग एकदम बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली आपको हेल्प तो करेगी और टाइम सेव करेगी। टेस्ट सीरीज़ देखो मैं तो क्या करता था कि आपको क्या करना चाहिए कि सीएपीएफ पेपर 2 में आंसर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं ना सीएपीएफ के, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को आप पढ़िए और उनको टाइम फ्रेम में लिखने की कोशिश कीजिए कि आप टाइम में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब वो पूरे हो गए हैं, तो आप कोई कोचिंग के टेस्ट उठाकर उनको लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके आंसर राइटिंग में आपकी प्रैक्टिस हो, वो बहुत अच्छे से चलती रहे और आप टाइम में अपने सारे क्वेश्चन्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो आंसर राइटिंग यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखिए। आगे आपका क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज़ कब से जॉइन करें? डिपेंड करता है कि आप सिर्फ़ सीएपीएफ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम्स भी साथ में दे रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप पेपर टाइम पर कंप्लीट करेंगे। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? पढ़ाई तो मैं तो डेली देखो कभी-कभी तो एग्ज़ाम पास आता है तो 12 घंटे भी हो जाती, 14 घंटे भी हो जाती। बाकी कभी-कभी तो ऐसे दिन में जैसे लाइब्रेरी में बैठा ही नहीं जा रहा है, 4-5 घंटे ही नहीं हुए, तो इट इज़ ऑल वेरी क्या कहते हैं सब्जेक्टिव इट इज़ ऑल वेरी नॉट अनस्टेबल। तो आप बस ध्यान रखिए कि आप अपने पास देखो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम तो होता नहीं है। हम क्या ही करेंगे पढ़ाई नहीं करके? तो पढ़ाई करने हमारा काम है तो पढ़ाई करो और तो क्या ही है। जब जैसे ही टाइम मिले आप पढ़ते रहो। मैंने तो कभी घंटों पर गौर नहीं किया कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ मैं। आपको यूपीएससी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो कोई पता नहीं मेरे को तो मोटिवेशन मतलब यही है कि अपने को एक देखो हम मोनली मेनली जो प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी वो सभी मिडल क्लास फैमिली से आते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे को एक हमारे अंदर एक क्या कहते हैं कि कुछ एस्पिरेशंस होती है, कुछ हमारे सपने होते हैं। तो आई थिंक आपके सपने ही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे।
और बाहर से तो मोटिवेशन तो शेर और शायरी सुन के तो आप देखो आपको अगर चलता है तो ले लीजिए। खुद को मोटिवेट कैसे रखा? खुद को मैं क्या करता था कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग मैं एक टाइम टेबल बनाता था कि आज मान लो कि आज 22 तारीख है, 22 अक्टूबर, तो आज मेरे को ये चीज़ करनी है, 23 अक्टूबर ये करनी है। तो मैं आने वाले 20 दिन का या 25 दिन का टारगेट बना के लाइब्रेरी में डेस्क पर चिपका देता था। फॉलो कभी नहीं होता था, पर हमेशा वो एक चेक के रूप में दिमाग पर काम करता था कि देख तू इतने दिन पीछे चल रहा है, तू इतने दिन पीछे चल रहा है। तो वही मोटिवेट कर सकता है कि भाई हम पीछे हैं, तो क्यों पीछे हैं? तैयारी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना? देखो यही इसी चीज़ का तो मैंने जवाब दे दिया है कि टाइम टेबल आप आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस करना है, उसके अकॉर्डिंगली बनाइए। मीडियम कैसे चूज़ करें? मीडियम तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो। देखो उन लोगों के लिए जो हिंदी से इंग्लिश में स्विच किए हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनको या डर रहे हैं, तो उनके लिए आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कक्षा 12 तक शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है मैंने राजस्थान बोर्ड से। और किस्मत से और भगवान की कृपा से मेरे 12वीं में बहुत अच्छा स्कोर आया, उसकी वजह से मेरा कॉलेज में एडमिशन भी डीयू के वन ऑफ टॉप कॉलेजेस में हो गया। और वहाँ पर भी आगे मैं वहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम आ गया मेरा कॉलेज में। तो मैं वहाँ स्विच किया और उसके बाद में मैंने अपने रिटन में मेंस दिए या जो भी एग्ज़ाम दिए, तो सभी मैंने इंग्लिश मीडियम में दिए, तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो आप भी भले ही स्कूल के बाद स्विच किए हों या कॉलेज के बाद स्विच किए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश अच्छे से कीजिए। आप हिंदी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भी लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आगे से अच्छे से बढ़ते हैं। जो आपका मीडियम है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो ये बात है। ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफ़लाइन तैयारी? देखो, तैयारी ऑनलाइन, ऑफ़लाइन तो आप पर डिपेंड करता है मतलब आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल हैं, तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं और जब मैंने तो कोचिंग नहीं ली है, तो मैं इसका जवाब तो आपको क्या ही दे पाऊँ ऑनलाइन, ऑफ़लाइन का। तो आप बस लाइब्रेरी में बैठो और सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पढ़ाई करो, टेस्ट दो और चीज़ें याद करो, बस ये ऐसे ही होती है पढ़ाई। तो यही चीज़ है कि इसी तरीके से करना है आपको अब सिलेबस एक बार खत्म करना है, आप ऑनलाइन कर लो, ऑफ़लाइन कर लो, कैसे भी कर लो, डज़न्ट मैटर। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आज तक यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली कभी नहीं गया। फिज़िकल देने गया और इंटरव्यू देने गया। तो ग्रेजुएशन के लिए गया था पर तैयारी के लिए कभी नहीं गया। मैप समझ नहीं आते हैं, क्या करें? तो मैप्स आप यूट्यूब पर अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप या वर्ल्ड मैप यूट्यूब पर ऐसे लिख के सर्च कर लीजिए, तो आपको टीचर कोई न कोई समझा देंगे। बाकी आप मैप्स को जनरली देख सकते हैं, जैसे मैप में ट्रिक्स भी बना सकते हैं। जो मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं क्या करता था कि जो भी रेड सी है, जैसे डेज़ी एक बहुत ऐसा स्टैंडर्ड सी ट्रिक है रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की। तो ऐसे सभी सी की ट्रिक वगैरह बना लीजिए, तो ऐसे पढ़ सकते हैं आप। प्लान भी रखना चाहिए या नहीं? तो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्लान ए क्या है। अ एबीसी ये तो मतलब उनके लिए है कि जो आप ये देखो ये इट इज़ वेरी पर्सनल मेरे हिसाब से तो प्लान बी हमेशा सबको रखना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना है, आज के टाइम में कोई गारंटी के साथ नहीं कर सकता है। इवन जो हम सिलेक्टेड लोग हैं, हम भी नहीं कह सकते कि दोबारा हम ये एग्ज़ाम देंगे तो हम इतनी अच्छी रैंक से पास कर पाएँगे या नहीं। तो प्लान बी रखना चाहिए पर प्लान बी रखने का तरीका होता है। आप सीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप स्टेट पीसीएस को प्लान बी रख सकते हैं या सीएपीएफ को प्लान बी रख सकते हैं या सीएपीएफ तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, जैसे प्लान ए के बराबर एग्ज़ाम है, सीएसई के बराबर है। तो आप सीएसई, सीएपीएफ के इनके साथ प्लान बी रखते हैं, ये तो प्लान ए एग्ज़ाम है। लेकिन आप सीएसई के प्लान बी के रूप में सीएपीएफ को ले सकते हैं और अदर एग्ज़ाम में आप स्टेट पीसीएस के दे सकते हैं और ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो मैं बात कर रहा था, तो वो भी सीएपीएफ के और सीएसई के प्लान बी के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। रिवीज़न कैसे करें और पढ़ा हुआ याद कैसे रखें? रिवीज़न और पढ़ा हुआ याद वैसे ही रखना है जैसे आप अभी हमने बताया कि नोट्स बनाते हैं हम, तो नोट्स इसीलिए बना रहे हैं कि नोट्स हमको हेल्प करेंगे आगे जाके हमारा रिवीज़न ईज़ी हो जाएगा। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें यूपीएससी की तैयारी के लिए? देखो यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का कोई यूज़ है ही नहीं। मतलब
सोशल मीडिया मतलब मेरे हिसाब से आप इंस्टाग्राम वगैरह इनकी बात कर रहे हैं, तो इनका तो कोई यूज़ है ही नहीं यूपीएससी की तैयारी में। व्हाट्सएप का लिमिटेड यूज़ हो सकता है, आप जैसे प्रिंट आउट की शॉप पर पीडीएफ भेजनी है आपको या आपको कोई दोस्त वगैरह से कनेक्ट रहते हैं, कोई फाइल्स आती है, जाती है, शेयरिंग करते हैं हम या कोई घरवालों से कोई बात कर रहे हैं या कई फ़ोटो वीडियोज़ के लिए, तो व्हाट्सएप तो आई थिंक यूज़फुल है, मैं यूज़ करता था। पर इंस्टाग्राम और बाकी जो ऐसा फ़ोटो वगैरह फ़ेसबुक वाली, ये सभी तो बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है और जहाँ तक हो सके आपको दूर ही रहना चाहिए क्योंकि लोगों की ज़िंदगी में 10 दुःख होंगे, तो भी वो एक खुशी की चीज़ इंस्टाग्राम फ़ेसबुक पर दिखाएँगे और 10 दुःख पीछे रख देंगे। और सभी की ज़िंदगी में ही 10 दुःख होते हैं और एक ही सुख होता है या खुशी होती है। पर जब हम इंस्टाग्राम पर देख रहे होते हैं यूट्यूब उस पर वो फ़ेसबुक पर देख रहे होते हैं, तो हमें सबकी एक-एक खुशी दिख रही होती है। तो हमें क्या लगता है पूरी दुनिया खुश है। हमें सबके पीछे के 10 दुखों के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमको अपने 10 दुःख पता है। तो हमें दूसरों की खुशी दिखती है और अपने 10 दुःखों की तरफ देखते हैं, लेकिन असलियत में सबके पास सेम एक जैसे दुःख हैं। तो मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग मीडियम है। आप वेरी इंटेलिजेंटली सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक कोई ज़्यादा यूज़फुलनेस उसकी है नहीं। आगे है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन तो क्या ही होते हैं मेनली तो सोशल मीडिया और ये होता है, तो ये आप यूज़ ही नहीं करें तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। बाकी आप अपना फ्रेंड्स ग्रुप है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मेरे सारे दोस्त जैसे जो पढ़ने वाले थे, तो वही मेरे साथ रहे और मैं भी उनके टच में रहा और जो पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं थे, मैं उनसे ज़्यादा टच नहीं रखता था। जो अगर मतलब उनकी तरफ से ही कॉन्टैक्ट होता था, मैं तो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करता था। तो और ये इट इज़ नॉट कॉल्ड सेल्फिश, इट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटाइज़िंग योरसेल्फ। तो आप डू प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ और टेक डिसीज़न्स व्हिच आर इन फेवर ऑफ योर बेटर फ्यूचर एंड इन फेवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस बेसिकली। तो डिस्ट्रैक्शन के रूप में आपके जैसे दोस्त होते हैं, तो कुछ दोस्त के चलो कहीं घूमने, पार्टी वगैरह ऐसी-वैसी, तो उससे क्या होता है आप 1 दिन चले जाते हो लेकिन आपका माइंड है वो रूटीन से पीछे भग जाता है। तो इट इज़ ऑल वेरी पर्सनल पर मैं कभी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस में खुद को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? तो पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ में मन लग रहा है तो आप लगा दो, पर मेरे को नहीं लगता कि जब आप इतनी बड़ी प्रिपरेशन में आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई के अलावा और कहीं मन लगेगा। तो पढ़ाई में ही लगेगा तो उसी में लगाइए। फिर मेरी तरफ से टिप्स तो यही है कि अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से कीजिए और उसके अलावा कोई ख़ास टिप तो है नहीं। बस देखो कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे एसएससी, सीजीएल हो, यूपीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस, आरएएस, एचसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में एक ही चीज़ काम करती है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो कीजिए, सिलेबस से स्टिक रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हर एग्ज़ाम में आप कितने सालों की मेहनत क्यों नहीं हो, आपको उस 2-3 घंटों में ही दिखानी होती है, तो उस टाइम में आप कोई ब्लंडर नहीं कीजिए। फिर और तो अभी कुछ बचता नहीं है, तो अभी हम कमेंट्स में क्वेश्चन थे कुछ, तो हम वो ले सकते हैं। व्हाट इज़ बेस्ट रिसोर्स फॉर साइंस एंड टेक? साइंस एंड टेक की जो मैगज़ीन आती है कोचिंग्स की वो आप देख सकते हैं। बाकी हर संडे को इंडियन एक्सप्रेस में साइंस का अलग से साइंस एंड टेक का पेज आता है, तो आप वो भी देख सकते हैं उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पीवाईक्यू एनालाइज़ कहाँ से करें? पीवाईक्यू की एनालिसिस खुद ही करनी होती है, पर पीवाईक्यू की बुक है जो वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। पीवाईक्यू से क्वेश्चन एज़ इट इज़ तो रिपीट नहीं होते हैं कभी, लेकिन पीवाईक्यू से मतलब थीम्स रिपीट हो जाती है और आपको एक एनालिसिस आपके दिमाग में मिल जाता है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो ना, तो भी क्वेश्चन को अटेंड करने में हेल्प करता है। हू इज़ योर रोल मॉडल? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि एज़ सच मेरा कोई रोल मॉडल हो। मतलब सभी रोल मॉडल है, हर इंसान अपनी चारों तरफ जो एक मतलब देखो एग्ज़ाम पास करना या कोई ये बड़ी बात नहीं है। जो इंसान अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है और अपनी जो उसका कर्तव्य है उसका वो पूरा कर रहा है। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल ये है कि जब सभी लोग अपना-अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जो उम,
जो सफाई करने वाला है वो रोज़ सफाई कर रहा है, जो टैक्सी ड्राइवर है वो रोज़ टैक्सी चला रहा है। तो सभी अपना-अपना काम कर रहे हैं, जो टीचर है वो रोज़ पढ़ा रहा है। तो मेरा काम क्या है? पढ़ाई करना, तो मुझे भी अपना काम करना चाहिए। जब सूरज समय पर अस्त हो रहा है, सूरज समय पर उदय हो रहा है, जब समय पर शाम हो रही है, समय पर ऋतुएँ आ रही है, तो हमें भी अपना काम समय पर करना ही चाहिए। तो हमें अ, वही अपना सिलेबस समय पर करना चाहिए और पढ़ाई समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करती है, तो हमें भी नहीं करने चाहिए। तो रोल मॉडल मेरा तो आप प्रकृति को मान लीजिए। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? स्टडी में कंसिस्टेंसी इसलिए बनाए रखें कि ये बहुत ज़रूरी है और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और कैसे बनानी है ये तो देखो आपको ही देखना पड़ेगा, मतलब आप यही सोचिए, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? आपके पास दूसरा कोई काम है ही नहीं करने को। पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है सर? देखो बहुत डिफरेंस होता है, मैं तो कहूँगा कि अ, असली इंटरव्यू होता है जो यूपीएससी में, उसमें आपके पास कुछ रैंडम क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जैसे कुछ सिचुएशनल रिस्पॉन्स टेस्ट आते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उनमें आपको अपना बेस्ट आंसर देना होता है। मेरे सुमन मैम का बोर्ड था, तो एक मेरे पास जैसे क्वेश्चन आया था कि क्या क्वेश्चन था कि व्हाई इज़ अमेरिका अलाउइंग अस टू इम्पोर्ट रशियन क्रूड ऑयल? तो इसका ये मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन मुझसे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए था या नहीं था, लेकिन मैंने इसका यही जवाब दिया कि मैम वी डू नॉट नीड अमेरिकाज़ परमिशन टू इम्पोर्ट रशियन क्रूड ऑयल। तो वो मुझे बहुत मतलब उस पर मैम ने कहा वेरी गुड, तो शायद उनको मुझसे ऐसा कुछ आंसर एक्सपेक्ट होगा। तो उसने मुझे मेबी मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा दिखाया हो, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले हों। आपका इंटरव्यू में मीडियम मेरा इंटरव्यू में मीडियम इंग्लिश ही था। मतलब आप इसमें हमें पहले से नहीं भरवाते हैं। आप अंदर जाओगे तो आपसे मतलब आपसे क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में करे आप उसमें जवाब दीजिए। मोस्टली हम हिंदी बेल्ट से आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, तो इनसे वो हिंदी में सवाल करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग का क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे और आप उसका जवाब देंगे ना, तो आपके जवाब देने से उनको लग जाएगा कि इसको इंग्लिश आती है या किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। तो आप वो ऑटोमैटिकली स्विच कर देते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जिस लैंग्वेज में पूछते हैं उसमें जवाब दीजिए। तो मुझे मुझे तो इंग्लिश में ही पूछा था और मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिए थे, तो मेरा अच्छा ही रहा था। हालाँकि कुछ क्वेश्चन मेरे पास बाद में हिंदी में भी पुट अप हुए थे। जैसे कि मेरी हॉबी हिंदी कविताएँ, तो उसमें मुझे पूछा था कि मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर की काव्य शैली में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन तो आप हिंदी पर क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? तो हिंदी में ही आए थे ऐसे। आगे है कि Sir, without coaching, how you handled everything in organized way, kindly explain whole process of preparation. देखो विदाउट कोचिंग मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया कि मैं खुद को टारगेट दे रहा था। मैं मेरे पास सिर्फ़ पढ़ाई का काम था, मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ करना था नहीं मेरे को। मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे पास वो भी नहीं था कि गैस की टंकी खाली हो गई भरवानी है या सब्ज़ी क्या लानी है, रोटी कहाँ से लानी है, क्या बनानी है, ये सब काम तो मुझे नहीं था। आई एम ग्रेटफुल टू माय फैमिली फॉर प्रोवाइडिंग मी दैट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट आई हैव वर्क्ड सो हार्ड एंड विदाउट वरिंग इवन अ इंच। तो बस यही कि मैं अपने टारगेट देता कि मुझे अभी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, तो मैं आगे वो रख के चिपका लेता था स्टिकी नोट्स से कि मुझे ये करना है। तो वो जब जब तक मैं क्या ब्लू पेन से नोट्स पर लिखता, फिर चिपका लेता, फिर मैं रेड पेन से उसको मार्क करता। तो जब तक वो हर लाइन पर रेड मार्क नहीं दिखता तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये चीज़ मैं लैग कर रहा हूँ। तो बस मेरा यही काम रहता था, तो उससे शायद मैं ऑर्गेनाइज़्ड वे में मेरी चीज़ें हो गई। हाउ मेनी हॉर्स डू यू रीड? कभी मैंने ऐसे घंटे गिने ही नहीं, मैं बस पढ़ता जाता था जहाँ तक जब तक मैं थक नहीं जाता या पढ़ने मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता। कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू मेघराज सिंह जी। सर मेरा अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है और मैं यूपीएससी, सीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। क्या 6-12 एनसीईआरटी पढ़नी है? सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है तो मतलब आप अभी सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ मतलब आप थर्ड सेम के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके अभी। तो आप देख लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम निकाल पा रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
फिज़िक्स कैसे कवर करें? फिज़िक्स आप किस लिए कह रहे हैं? जो 9th-10th की एनसीईआरटी हैं, क्वेश्चन सीईपीएफ में तो उसमें से ही आते हैं। सर मेरा अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ है और ये तो आप सेम ही हो। कमेंट देख रहे हैं हम, कमेंट देख रहे हैं। कौन-सी मिस्टेक्स की थी? मैं कह रहा हूँ मैं पहले एक तो पहले मैं यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज़ नहीं किया था मैंने, तो वो मेरी एक मिस्टेक थी। तो जैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सभी को एनालाइज़ किया, याद किया, बार-बार पढ़ा, तो मेरे मार्क्स में बहुत जंप आया कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया और आगे जो मिस्टेक्स थी कि मैं पेपर 2 में फॉर्मेट्स को फ़ॉलो नहीं कर रहा था, तो फॉर्मेट्स को फ़ॉलो करके मैंने उस मिस्टेक को भी अ, मतलब कि रिमूव किया। आगे हैं, हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? जितना मतलब क्वेश्चन अब देखो कई बार क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि पीजीडब्ल्यू जैसे कि इनमें से कौन-सा पोट्री का है या ऐसा कुछ था, तो पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर तो ये तो देख के ही आपको अटेंड करना है, तो ये तो 15 सेकंड का काम है। तो फिक्स टाइम नहीं दे सकते हम क्वेश्चन कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या? कोचिंग लगाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। मैप्स को कैसे याद करें? मैप्स को हमने बता दिया बस आप ट्रिक्स वगैरह बनाइए बाकी मैप को एटलस से पढ़ सकते हैं। सीएपीएफ एंड पीसीएस में मेडिकल है भैया आई हैव विज़न इन वन आई व्हिच क्लेम्स टू बी 30% सो नीदर आई एम पीडब्ल्यूडी नॉर 100% मेडिकली फिट। अब तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। हू वाज़ योर इंस्पिरेशन इन सीआईएसएफ एनी पर्टिकुलर ऑफिसर? अ, ये बहुत सर डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इंस्पिरेशन तो हम नॉर्मली आईपीएस में ही ढूँढते हैं, पर सीआईएसएफ में हम ये कहते हैं इस फ़ोर्स में मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि ये फ़ोर्स अ बहुत ही बहुत ही रेडिली ग्रोइंग फ़ोर्स है, बहुत इसमें टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसमें मिलिट्री और सिविल इंटरैक्शन दोनों का एक बहुत बेस्ट हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है जो मुझे अच्छा लगता है, तो इस वज़ह से ये मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था। नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताओ? नीट के लिए तो आप मुझे लग रहा है आप गलत जगह आ गए हैं नीट के लिए। यहाँ तो नीट वालों को भी वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, सिलेबस देखिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। ग्रेजुएशन करते समय प्रिपरेशन शुरू करें या फिर ग्रेजुएशन के बाद शुरू करें? प्रिपरेशन तो आपको बहुत स्ट्रांगली करनी है तो ग्रेजुएशन के बाद ही कीजिए क्योंकि आप फिर ऐसा होगा आपके दिमाग में कि अब मुझे सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। ग्रेजुएशन के टाइम में आपको पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीज़ें करनी होती है। आप कॉलेज जा रहे होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई होती है, साथ में भी आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी होती है, वो भी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर तो कॉलेज के बाद से कर देना चाहिए। I covered geography from GC Leong and NCERT, still was not able to answer mains question last year. Can you suggest me any book to add this year? देखो मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना जो आई थिंक आप सीएसई मेंस की बात कर रहे हैं, तो जो फिजोर्स का क्वेश्चन आया था शायद उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन भी मेंस में भी बाउंसरी कहलाते हैं। तो उनमें तो आप बस जो आइडिया लगा सकते हो उससे लगाइए पर बी श्योर कि एनसीईआरटी से अगर बाहर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या उसको उसके बारे में जवाब तो किसी को ही ज़्यादा अच्छे से नहीं आता होगा। तो वो तो आपके आंसर राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि हाउ बेटर यू आर एबल टू फॉर्म योर आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड दैट uh, satisfy the checker with your answer. सीएसई एंड सीएपीए प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सीएसई मेंस अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको सिर्फ फॉर्मेट्स देखने की ज़रूरत है और आप अच्छे से अपना सीएपीएफ का पेपर 2 कर सकते हैं। और सीएपीएफ पेपर 1 अगर आप सीएसई की प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंग्लिश को कैसे बेटर करें? आई होप आप पेपर 2 की इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर एसएससी के इंग्लिश के जैसे कुछ चैनल्स होते हैं, आप उनको फ़ॉलो कीजिए। अब ये इस पर डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। तो अकॉर्डिंगली आप यूट्यूब से कीजिए, फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुअर है, तो आपको कुछ क्लासेस लेने की ज़रूरत भी हो सकती है। पढ़ाई के साथ लव लाइफ़ ऐसा कुछ तो नहीं है हमारी, तो हम नहीं गाइड कर सकते इसमें आपको।
सर मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएँ? सिलेबस जो पॉइंट दिए हैं उन्हें गूगल कर लें या किसी कोचिंग मटेरियल का यूज़ करें। मेंस के लिए नोट्स तो आप कोई कोचिंग मटेरियल लेकर अपने नोट्स बनाएँ तो वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। एसएससी सीजीएल के बारे में एसएससी सीजीएल के बारे में मैंने कभी एसएससी सीजीएल को पास नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस ऑन दिस एग्ज़ाम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को। आई थिंक अब और कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है, तो हम ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।